अस्सलाम वालेकुम मिलिट्री वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी की बैनुल अक़वामी सतह पर किए गए ऑपरेशंस की बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने बहादुरी से फतह हासिल की, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो वीडियो के आगाज़ से पहले तमाम नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल मिलिट्री वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, 1990 की दहाई के आगाज़ में पाकिस्तान आर्मी की कई यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशनों के हिस्सा के तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजी गई। 1991 में 63 FF को दुनिया की दूसरी बैनुल अक़वामी अफ़वाज के साथ मिलकर खलीज का दिफा करने के लिए खलीजी जंग में भेजा गया, जहाँ उन्होंने तबूक और अरार के मकामात पर जंग में हिस्सा लिया और अक्टूबर 1991 में वापस पाकिस्तान आ गई। दोस्तों, 7 FF को 1992 में सोमालिया भेजा गया। वहाँ ये यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के हरावल दस्ते के तौर पर भेजी गई। बाज़ करीन को याद होगा कि CNN न्यूज़ पर अमरीकी मेरीन को मुक़द्दस सोमालिया के साहिलों पर लंगर अंदाज होते दिखाया गया था। दोस्तों, उतरने की जगह को पहले पाकिस्तान आर्मी की यूनिट 7 FF ने ही क्लियर करके काबिल इस्तेमाल बनाया और तब जाकर अमरीकी मेरीन वहाँ उतर सके। दोस्तों, इसके अलावा 5, 8 और 15 FF जंगी इलाका वार जोन के करब व जवार में कार्रवाई करती रही और तजवीज़ करदा मिशनों में शानदार कामयाबी हासिल की। 3 अक्टूबर 1993 को जब अमरीकी रेंजर्स पर नागहानी हमला हुआ तो पाकिस्तान आर्मी की यूनिट 15 FF की क्विक रिएक्शन फोर्स ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके इस मल्टी नेशनल रेस्क्यू टीम की क़यादत की, जिसकी तारीफ होते तहसीन अमरीकी सदर और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी की। और 15 FF ने बहुत से अमरीकी रेंजर्स को अपनी बख्तरबंद गाड़ियों में महफूज मकामात तक भी पहुँचाया। अब बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी के सबसे बड़े ऑपरेशन की, जो श्रीलंकन के अंदर तामिल टाइगर्स के खिलाफ हुई। बताते चले कि तामिल फोर्स को इंडिया सपोर्ट कर रहा था ताकि श्रीलंका के टुकड़े टुकड़े किए जा सके। दोस्तों, जब श्रीलंका के अंदर हालात ख़राब हुए तो श्रीलंका के चीफ ऑफ आर्मी ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मदद मांगी, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ ने श्रीलंका की मदद करने का वादा किया और हथियार श्रीलंका पहुँचाना शुरू कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी को श्रीलंका भेजा गया और पहुँचते साथ ही श्रीलंकन आर्मी को ट्रेनिंग देना शुरू हो गई। इन दिनों तामिल टाइगर्स की बहावत रूस पर थी, जिसकी वजह से श्रीलंका को बहुत ज़्यादा ख़तरा था। पाकिस्तान आर्मी के SSC जवानों ने तामिल टाइगर्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें तामिल टाइगर्स को बुरी तरह शिकस्त हुई और तामिल टाइगर्स का सफाया श्रीलंका से हो चुका था। इस तरह पाक आर्मी की मदद से श्रीलंका टूटने से बच गया। इसके अलावा भी पाकिस्तान आर्मी की श्रीलंकन आर्मी के ऊपर काफ़ी एहसान है, चाहे वो ट्रेनिंग की सूरत में हो या किसी ऑपरेशंस के। अब बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने अरब ममालिक की मदद की इसराइल के ख़िलाफ़। दोस्तों, 1973 को जब अरब और इसराइल की जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान आर्मी ने खुफिया तौर पर हिस्सा लिया, जिनमें 200 तक SSC कमांडो जवान, 1 ब्रिगेड की नफरी, जिनमें 5000 फौजी और एयरफोर्स के तकरीबन 2 स्क्वाड शामिल थे। लेकिन गौर तलब बात यह है कि पाकिस्तान के चंद हज़ार सिपाहियों ने इसराइल के मजबूत निज़ाम को कैसे नेस्तो नाबूद किया। दोस्तों, किसी भी दुश्मन से जंग के लिए इसका दिफाई निज़ाम में फिर इसकी तैयारियों को समझना जंग का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है, जिसकी बुनियाद पर हमले की हिकमत अमली बनाई जाती है। दोस्तों, इसराइल ने नहर स्वेज़ के किनारे पर दुनिया का मजबूत तरीन दिफाई निज़ाम तैयार किया था। इस निज़ाम को बारलिफ का नाम दिया गया था। ये रेत की 70 फीट ऊंची दीवार कंक्रीट के जरिए खड़ी की गई थी। इसके साथ मजबूत किलाबंदियाँ, जिनमें हर 100 मीटर फासले पर एक पलटून यानी 28 फौजियों की मौजूदगी और इन किलाबंदियों के इर्द गिर्द बारूदी सुरंगें और इसके साथ ही लोहे के बंकरों में हैवी मशीन नस्ब की गई थी। फ्रंट लाइन से 500 से 600 मीटर पीछे टैंकों के फायर करने की पोजीशनें बनाई गई थी। इस जंग में शाम और मिस्र ने 1967 की जंग का बदला लेने का प्रोग्राम बनाया था। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों ने मिस्र का अंदरूनी निज़ाम संभाला हुआ था और SSC के 200 जवान जनरल टिका खान की ज़ेर निगरानी 5 अक्टूबर 1973 को नहर स्वेज़ के किनारे पर तैयार खड़े थे। सुबह सवेरे मिस्र की रॉकेट यूनिटों और 2000 तक तोपों ने इसराइली मोर्चों पर गोलाबारी शुरू कर दी। इस फायर की आड़ में SSC कमांडोज मोटर बोट के जरिए नहर स्वेज़ पार करना शुरू कर दी। दुश्मन की फायरिंग लाइन से लड़ना और पानी से गुजरना, जहाज़ों की बमबारी और पानी में पेट्रोल की आग माहौल को इंतहाई हौलनाक बना दिया था। कई जवान पानी में शहीद हो गए थे और जो पार जाते वो दुश्मन के मोर्चों पर किस तरह हमलावर होते उनको देखने वाला कोई नहीं था, सिर्फ एक अकेली खुदा की ज़ात दिख रही थी। उन्होंने यकीनी मौत के सामने होकर जंग की। तकरीबन सभी जवान शहीद हो गए थे, लेकिन मजबूत दिफाई निज़ाम को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, 200 जवानों में से सिर्फ 2 जवान जिंदा बचे, लेकिन दुश्मन का 4 से 5 मीटर का फ्रंट लाइन खाली कर दिया था।
تب جا کر مصری فوج نے تیزی سے پل بنایا اور صحرا سینا میں داخل ہو گئی۔ دوسری طرف شام کے محاذ پر اسرائیل بڑھتے بڑھتے دمشق کے قریب پہنچ گئے تھے۔ لڑائی کا 8واں دن تھا اور وہ دمشق سے صرف 25 میٹر دور تھے۔ دوستوں، پاکستان کا بریگیڈ جو ابھی تک اردن میں تعینات تھا، اردن حکومت کی جنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے رکا ہوا تھا، اور شام کی نازک حالات دیکھتے ہوئے اردن حکومت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بریگیڈ کو وہاں سے نکال کر دمشق کے دفاع پر لگا دیا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی بلکہ ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اس دوران کئی دفعہ بریگیڈ کو 10 بدس جنگ کی نوبت آئی۔ دوستوں، پاکستان ایئر فورس نے مصر کا اندرونی دفاع کرتے ہوئے اسرائیل کے کم از کم 5 جہازوں کو مار گرایا۔ اس میں فائر فائٹر ستارہ LV کا نام قابل ذکر ہے، اور اس میں پاکستان کے ایک جہاز کا بھی نقصان ہوا۔ دوستوں، پاکستان فوج کی کم تعداد ہونے کے باوجود پاکستان فوج نے مصر اور شام کو شکست سے بچایا۔ دوستوں، تو یہ تھے پاکستان آرمی کے کچھ آپریشنز۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے، اور اپنی رائے ان امپریشنز کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور ہمیں سپورٹ بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اسی طرح پاکستان آرمی کی خفیہ اور بین الاقوامی مشن سے آپ سب کو آگاہ کر سکیں۔ اللہ نگہبان۔